Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Richa UPSC classes. Myself Richa, and today we will cover part third of the topic heat and thermodynamics. आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे बच्चों। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो देखिए आपसे क्या प्रश्न पूछ रहा है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन है बच्चों एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, उसके बाद जो है हम ये चारों ऑप्शन ए बी सी डी को देखेंगे। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिसपे एटम्स जो हैं, कोई सब्सटेंस सपोज कीजिए ये हमारे पास क्यूब है, ठीक है, क्यूब शेप का एक सब्सटेंस है, इसके एटम्स जो हैं अब किसी भी प्रकार का थर्मल एनर्जी ट्रांसमिट नहीं करेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं कि it is the lowest possible temperature at which point the atoms of the particular substance cannot transmit any thermal energy। ठीक है, अगर हम केल्विन की बात करते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि इस समय जो है ये कम्प्लीटली रेस्ट पर होते हैं, किसी भी प्रकार का जो है आप कह सकते हैं मूवमेंट नहीं होता है, किसी भी प्रकार का ट्रांसमिट नहीं होता है, थर्मल एनर्जी का किसी भी प्रकार का ट्रांसमिट नहीं होता है, उसे हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। अगर हम केल्विन स्केल की हम बात करते हैं तो केल्विन स्केल में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बच्चों जीरो होता है। वहीं जब हम डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो डिग्री सेल्सियस में 273.15 डिग्री सेल्सियस जो है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है। चलिए अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट लिखा था स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी टेम्परेचर। तो क्या अभी हम लोगों ने इसके बारे ये डिस्कस किया है कि किसी भी टेम्परेचर स्केल के स्टार्टिंग पॉइंट को हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं? नहीं। चलिए हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, थियोरेटिकली द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। हो सकता हो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी वाला हो, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या कहा था, एब्सोल्यूट zero is the lowest possible temperature at which point atoms of a substance transmit no thermal energy। सी ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर एट विच वेपर ऑफ एनी काइंड सब्सटेंस इज कंडेंस्ड। नहीं, ये भी नहीं है हमारा ऑप्शन। डी देखिए क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर एट विच ऑल मटेरियल आर इन वेपर फॉर्म। ठीक, तो अभी हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि यहाँ पे जो है इस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कंप्लीटली रेस्ट पे होते हैं, बट ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या कह रहा है, ऑल मटेरियल आर इन द वेपर फॉर्म। तो यहाँ पे तो अब रेस्ट की ये बात कर नहीं रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही है, थियोरेटिकली द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर को जो है हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। तो देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट है। तो एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगी डेफिनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट जीरो इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर एट विच पॉइंट एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस ट्रांसमिट नो थर्मल एनर्जी। और इस समय जो है ये कंप्लीटली जो है रेस्ट पे होते हैं। केल्विन में जो है जीरो होता है, वहीं सेल्सियस की हम बात करते हैं सेंटीग्रेड की, तो वहाँ पे -273.155 डिग्री सेल्सियस जो है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है। चलिए मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीटिंग। तो एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीटिंग का मतलब क्या है कि ये सॉलर मतलब कि कह रहा है कि जब हम हीट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को, वो जो है एक्सपेंड हो रहा है। ठीक, तो अब ऑप्शन हमारे पास देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये जो है सॉलिड में अकर होते हैं, सॉलिड में जो है जब हम हीट करते हैं तो एक्सपेंड होते हैं। ठीक, बी ऑप्शन लिखा हुआ है इंक्रीजेस द वेट ऑफ द मटेरियल। जब हीट के दौरान एक्सपेंशन होता है तो कोई किसी मटेरियल का वेट जो है इंक्रीज हो जाता है। वहीं सी देखिए क्या लिखा हुआ है, डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। किसी मटेरियल की डेंसिटी जो है डिक्रीज हो जाती है। और डी वाला ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, occurs at the same rate of all liquids and solids। ठीक,
तो अब अगर हम बात करते, सबसे पहली चीज सब डेंसिटी का फॉर्मूला याद जरूर रखिएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये जरूर याद रखिएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप लोगों को पता है कोई मोस्ट ऑफ द मटेरियल या फिर सब्सटेंस जो होते हैं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे वो क्या करना शुरू होता है? एक्सपेंड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब एक्सपेंशन होगा तो इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम का जो है इंक्रीमेंट होगा। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है बच्चों? डेंसिटी डिक्रीज होगी। यहाँ से आप एक चीज देख सकते हैं, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ठीक। तो अगर यहाँ से आप वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम का इस ये जो हमारा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यहाँ से अगर आप देखें तो डेंसिटी वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा तो मटेरियल क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा। जब एक्सपेंड हो रहा तो वॉल्यूम जो है हमारा इंक्रीज हो रहा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डेंसिटी हमारी क्या होगी? घटेगी। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है, डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा सही है। अब देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा हमारे सामने? व्हेन आइस मेल्ट, जब आइस मेल्ट होता है तो क्या उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, उसकी वॉल्यूम डिक्रीज होती है, उसका मास इंक्रीज होता है, या फिर उसका मास जो है डिक्रीज होता है? अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे आयरन, ये याद रखिएगा, आइस, एंटीमनी, बिस्मथ, ब्रास, जो कि जब मेल्ट होते हैं तो इनके वॉल्यूम में क्या होता है? डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, एक बार जो है इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। हम कास्ट आयरन की बात कर रहे हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। कास्ट आयरन, आइस, एंटीमनी, बिस्मथ एंड ब्रास, ये वो एलिमेंट्स हैं जो जिनको जब मेल्ट किया आता, चाहे आइस हो, चाहे कास्ट आयरन हो, चाहे एंटीमनी हो, चाहे बिस्मथ हो, चाहे ब्रास हो, इनको जब मेल्ट किया जाता है तो इनके वॉल्यूम में क्या होता है? वॉल्यूम इनका क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, जब इनका वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ये जो दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स फ्लोट इन देयर ओन मेल्टेड फ्लूइड। ठीक है, तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन क्या था कि जब आइस मेल्ट होता है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा, या फिर कह सकते हैं वॉल्यूम डिक्रीज होगा, या फिर मास इंक्रीज होगा, या फिर मास डिक्रीज होगा? तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं, कास्ट आयरन, आइस, एंटीमनी, बिस्मथ, ब्रास, ये जब मेल्ट करते हैं तो इनके वॉल्यूम जो है डिक्रीज होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं बच्चों। व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मोस्टेट? थर्मोस्टेट का पूछ रहा है क्या काम है। ठीक है, थर्मोस्टेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो थर्मोस्टेट क्या करता है? ये वो डिवाइस है जो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, या फिर आप कह सकते हैं मेंटेन करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, ताकि एनर्जी या फिर पावर को जो है सेव किया जा सके। थर्मोस्टेट का काम क्या है? टू मेंटेन द टेम्परेचर सो दैट एनर्जी और पावर को जो है हम सेव कर सकें। तो ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन पहले सबसे पहली बार फिर से हम रीड करते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मोस्टेट? ये जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 25, ये एमपीपीसीएस एग्जाम का 2005 का क्वेश्चन है। हो सकता हो ये यूपीएससी में भी रिपीट हो जाए क्वेश्चन, या फिर यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन रिपीट हो जाए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यूपीएससी में सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, नहीं, वहाँ भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं इजी आते हैं। और बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि इजी है, इसको जो है हम कर लेंगे, या फिर जो सोचते हैं कि हम तुक्का मार करके इसके आंसर को मार्क कर लेंगे। बट सभी चीज़ों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मोस्टेट? ऑप्शन हमारे पास है, पहला टू मेजर द टेम्परेचर, टेम्परेचर को नापने के लिए। दूसरा लिखा हुआ है टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। तीसरा लिखा हुआ है टू मेंटेन द टेम्परेचर। देखिए तीसरा क्या लिखा हुआ है,
टू मेंटेन द टेम्परेचर, और चौथा लिखा टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि थर्मोस्टेट का काम क्या है, टू मेंटेन द टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ये इट हेल्प्स टू सेव एनर्जी एंड पावर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। अगर आपको थर्मोस्टेट का डेफिनेशन पता है, थर्मोस्टेट का काम क्या है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, उससे जो है आप जितने भी ये रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे थर्मोस्टेट से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 आप देखिए क्या लिखा हुआ है। थर्मोस्टेट इज रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, या फिर एयर, या फिर जो है क्लाउड्स। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, थर्मोस्टेट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, टेम्परेचर से जुड़ा हुआ है थर्मोस्टेट। फिर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्या लिखा है। थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस विच, थर्मोस्टेट का काम क्या है, टेम्परेचर को मेजर करना, सॉरी हीट को मेजर करना, टेम्परेचर को मेजर करना, ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, और डी लिखा हुआ ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स प्रेशर ऑफ अ सिस्टम। तो लगातार अभी हम क्वेश्चन नंबर 25, 26 में इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं कि थर्मोस्टेट का काम है टेम्परेचर को मेंटेन करना, रेगुलेट करना, ताकि एनर्जी और पावर को हम सेव कर सकें। तो सी वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं हमारा सही है। ये क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एमपीपीसीएस में आया था 2005 में, यूपीपीसीएस प्री 1993 में, यूपीपीसीएस प्री 2007 में जो ये क्वेश्चन पूछा था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ये जो है रेगुलेट करता है टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम को। Thermostat is a device which automatically regulates the temperature or provides a signal used by another device to regulate temperature. अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करते हैं, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, 2003 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, थर्मोस्टेट इज अ मीन ऑफ कीपिंग स्टेबल, थर्मोस्टेट जो है किस चीज को स्टेबल रखने के लिए यूज किया जाता है, करंट को, टेम्परेचर को, प्रेशर को, हीट को। चलिए मैं आप लोगों को 30 सेकेंड का समय देती हूँ, कोशिश कीजिएगा चैट बॉक्स में इसका रिस्पॉन्स करने के लिए। थर्मोस्टेट किस चीज को रेगुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। थर्मोस्टेट बच्चों टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, इसको स्टेबल रखने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थर्मोस्टेट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। तो ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, टेम्परेचर को लोअर करना, फ्रीजिंग पॉइंट को इंक्रीज करना, मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, या डी लिखा हुआ टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अभी तक जो हम जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करते आ रहे हैं, अब आपसे जो है इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि थर्मोस्टेट जो रेफ्रिजरेटर में यूज किया जा रहा है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए, जो है मेंटेन करने के लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस थर्मोस्टेट का यूज किया जाता है, और टू रेगुलेट द टेम्परेचर। ठीक, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन अ रेफ्रिजरेटर इज। तो देखिए क्या लिखा, वो सबसे सेफेस्ट टेम्परेचर कौन सा है फ्रिज रेफ्रिजरेटर के लिए, जिसपे जो है हमारा जो भी हम फूड उसके अंदर रख रहे हैं वो जो है फ्रेश रहेगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए बच्चों, अगर हम रेफ्रिजरेटर की हम बात करते हैं तो रेफ्रिजरेटर जो है, रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर जो है वो किसी पैथोजेनिक या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। बस क्या है, इसका जो ग्रोथ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसकी स्पीड को जो है स्लो कर देते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कोई फूड है, इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक, तो इसमें रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, इसका जो टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, इनकी जो ग्रोथ है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिले, इनकी ग्रोथ को जो है डिक्रीज करता है, ऐसा नहीं कि इनको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी इस फूड में प्रेजेंट थे। ठीक, सम बैक्टीरिया ग्रो मोस्ट रैपिडली इन द रेंज बिटवीन 40 डिग्री
एंड 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, तो कुछ जो बैक्टीरिया हैं 40 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में जो है बहुत ही रैपिडली ग्रो करते हैं। और ये जो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के रेंज का टेम्परेचर है, इसको डेंजर जोन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? डेंजर जोन बोला जाता है। Thus, it is necessary to make sure that the refrigerator is maintaining the recommended temperature. तो अब 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में कुछ बैक्टीरियाज जो है बहुत ही रैपिडली ग्रो करते हैं। ठीक, तो इस कारण ये जो टेम्परेचर का रेंज है इसको क्या कहा जाता है? डेंजर जोन कहा जाता है। तो इसलिए जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उसमें ये इंश्योर किया जाता है कि उनका टेम्परेचर जो है 35 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर इससे बिलो रहे। जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर रिकमेंड किया गया है बच्चों वो क्या है? 36 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 38 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर आप कह सकते हैं 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड टू 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिल रहा 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो लिखा है। ये जो ऑप्शन हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप लोग जरूर मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा चैट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे सामने। देख सकते हैं यूपीपीसीएस प्री 2009 का ये क्वेश्चन है। आप कह सकते हैं यूपीपीसीएस में भी बहुत ही इजी क्वेश्चंस नहीं आते, कंसेप्ट के आधार के कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसमें जो यूपीपीसीएस प्री का जो है 2007 का क्वेश्चन था। अब देखिए क्या लिखा है, व्हेन सॉगी बिस्किट्स आर केप्ट इनसाइड द फ्रिज फॉर सम टाइम दे बिकम क्रिस्प बिकॉज। अब देखिए क्या लिखा है, जो सॉगी बिस्किट्स हैं उनको जब कुछ देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा है तो वो क्रिस्पी हो जाते हैं। क्यों? वो कौन सा रीजन है? तो लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए, कूलिंग रिलीजेस एक्स्ट्रा मॉइस्चर। तो देखिए क्या लिखा है, जो कूलिंग है वो क्या करता है, उस सॉगी बिस्किट से एक्स्ट्रा मॉइस्चर को रिलीज कर देता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या लिखा है, ह्यूमिडिटी इनसाइड द फ्रिज इज लो एंड एक्स्ट्रा मॉइस्चर इज एब्सॉर्ब। तो देखिए बी वाला क्या लिखा हुआ है, जो फ्रिज है उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो कम है और इस कारण आपको क्या देखने को मिला कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर था उस बिस्किट में उसको जो है एब्जॉर्व कर लिया गया। ठीक, सी वाला ऑप्शन क्या लिखा है, ह्यूमिडिटी इनसाइड द फ्रिज इज हाई एंड एक्स्ट्रा मॉइस्चर इज एब्जॉर्ब। तो एक चीज तो ध्यान रखिएगा, फ्रिज के अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो लो होती है ना कि जो है हाई होती है। ठीक, एंड एक्स्ट्रा मॉइस्चर इज एब्जॉर्ब। तो जो देखिए तो ये वाला पॉइंट यहीं पे हमारा गलत हो गया, ह्यूमिडिटी इनसाइड द फ्रिज इज हाई। तो सी वाला ऑप्शन आप ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे। डी ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रेशर इनसाइड द फ्रिज इज हाई एंड हेल्प इन रिलीजिंग द एक्स्ट्रा मॉइस्चर। तो देखिए बच्चों अक्सर में इसका सही आंसर है, जो ह्यूमिडिटी है फ्रिज के अंदर वो लो होती है और इस कारण जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है सॉगी बिस्किट्स का वो जो है आप कह सकते हैं उसको एब्जॉर्व कर लिया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। एक देखिए, मोस्ट ऑफ द मॉडर्न फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स यूज ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें जो है मॉइस्चर या फिर वाटर वेपर या फिर ह्यूमिडिटी को जो है रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द एयर बाय कीपिंग इट्स ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट। जैसे एज वाटर वेपर और मॉइस्चर कंडेंसेस इट ड्रिप्स डाउन इनटू द ड्रेन। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं क्या लिखा, मोस्ट ऑफ द मॉडर्न फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स यूज डीह्यूमिडेशन प्रोसेस इन विच मॉइस्चर जो है या फिर वाटर वेपर जो है और ह्यूमिडिटी जो है उसको वो रिमूव कर देता है, इज रिमूव फ्रॉम द एयर बाय कीपिंग इट इज ड्राई बट टेम्परेचर कांस्टेंट एट वाटर वेपर और एज वाटर वेपर और मॉइस्चर कंडेंसेस इट ड्रिप्स डाउन इनटू द ड्रेन। जैसे वाटर वेपर या फिर मॉइस्चर जो कंडेंस होता है वो जो है ड्रेन से जो है ड्रिप्स डाउन इनटू द ड्रेन विच रिमूव्स वाटर टू द बॉटम ऑफ द
रेफ्रिजरेटर। ये चीज़ें आप सभी लोगों ने देखी होगी और यही सारे कारण हैं कि जो सॉगी बिस्किट्स हैं वो क्रिस्प हो जाती है रेफ्रिजरेटर में। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या लिखा हुआ है, यूपीपीसीएस लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2009 का क्वेश्चन है। अ पीस ऑफ आइस एडिड टू द ड्रिंक, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। सपोज कीजिए एक कोल्ड ड्रिंक लिया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है, इसमें जो है ये पीस ऑफ आइस रखा हुआ। अब क्या कह रहा है कि पीस ऑफ आइस एडेड टू द कोल्ड ड्रिंक, ठीक, कूल्स इट। आइस, आइस के बारे में कह रहा है कि आइस टेक्स लेटेंट हीट फ्रॉम द ड्रिंक। जो इसमें जो ड्रिंक था उससे जो है उस लेटेंट हीट जो है ये आइस ले लेता है फॉर मेल्टिंग रिजल्टिंग इन द कूलिंग ऑफ द ड्रिंक। तो क्या लिखा हुआ ऑप्शन ए, देखिए क्या लिखा, ए और आर दोनों ट्रू है, मतलब ए और आर एसेशन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसेशन का। वहीं बी की हम बात करते हैं, दोनों बोथ ए एंड आर ट्रू और रीजन जो है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या लिखा है, हीट ट्रांसमिट्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये तो आप सभी लोगों को पता है कि जो हीट है वो ट्रांसमिट होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। आइस क्या करता है, आइस जो है जो भी लेटेंट हीट होता है इस ड्रिंक का, जो इस ग्लास में ड्रिंक है उसकी लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है टू मेल्ट, जिससे जिसके कारण आपको देखने को मिलेगा कि जो आइस धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है और ये जो लिक्विड है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। तो क्या लिखा हुआ है, हीट ट्रांसमिट्स, आप सभी लोगों को पता है हीट ट्रांसमिट्स फ्रॉम hot body to cold body. Ice takes latent heat from the drink to melt and makes drink cooler. अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 33। Large cold storage plants use ammonia as refrigerant while domestic refrigerators use chlorofluorocarbon। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो लार्ज कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स आप लोगों ने देखा होगा उसको वहाँ पे जो है एज अ रेफ्रिजरेंट अमोनिया को यूज़ किया जाता है। वहीं जब हम डोमेस्टिक फ्रिज यानी कि जो घर में इस्तेमाल करने वाली फ्रिज है वहाँ पे एज अ रेफ्रिजरेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज़ किया जाता है, ठीक। अब रीजन क्या लिखा हुआ है कि अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड एट एम्बिएंट टेम्परेचर एट द लोएस्ट लो प्रेशर। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम लो प्रेशर कह रहा है, अगर इस लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर लिखा होता, ठीक है, क्या लिखा होता है यहाँ पे, ये अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड एट एम्बिएंट टेम्परेचर एट हाई प्रेशर, ये लिखा होता तो हमारा एसेशन तो सही है। ये एकदम ध्यान रखिएगा कि जो कोल्ड स्टोरेज, लार्ज कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स होते हैं वहाँ पे अमोनिया को जो है एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स में यानी कि जो घर में आप रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज़ किया जाता है एज अ रेफ्रिजरेंट। बट अमोनिया, और रीज़न क्या लिखा है, अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड एट एम्बिएंट टेम्परेचर एट हाई प्रेशर अगर यहाँ लिखा होता तो एसेशन और रीजन दोनों सही होते। अब यहाँ हाई प्रेशर नहीं लिख करके हाई लो प्रेशर लिख दिया, यहाँ पे सिर्फ हमारा एसेशन सही है, रीजन हमारा यहाँ पे गलत है। तो अगर आप इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि एसेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, एसेशन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स। एसेशन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स बिकॉज अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड एट एम्बिएंट टेम्परेचर एट हाई प्रेशर एंड नॉट लो प्रेशर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ आइस कलेक्ट्स इन द फ्रीजर। तो देखिए क्या लिखा है, जब हम फ्रीजर की बात करें, फ्रिज के फ्रीजर की बात कर रहे हैं, जब वहाँ पे आइस कलेक्ट होने लगता है, आइस कलेक्ट हो जाता है तो कूलिंग जो है रेफ्रिजरेटर की इज एफेक्टेड एडवर्सली। तो हाँ ये बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे जो है फ्रीजर में बर्फ कलेक्ट होना शुरू होते हैं, जमना शुरू हो जाते हैं, काफ़ी दिनों तक जमे रहते हैं, तो इससे जो है फ्रिज का जो कूलिंग पे जो है बहुत बड़ा असर पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, आप कह सकते हैं निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि आइस जो है पुअर कंडक्टर होता है। तो आइस और सॉरी एसेशन और रीजन ये दोनों के दोनों जो है करेक्ट हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू
एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। ठीक, तो देखिए क्या लिखा ऑप्शन हमारे एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ, आइस कलेक्ट्स इन द फ्रीजर is a result of weapon and moisture which is expelled by the food, and ice rate adversely affects the cooling of the refrigerator as ice is poor conductor of poor conductor। ये ध्यान रखिएगा, आइस जो है पुअर कंडक्टर होता है, आइस इज पुअर कंडक्टर। और ये इसके वजह से क्या होता है, जो आइस का कूलिंग, आइस की रेफ्रिजरेटर का जो कूलिंग है उस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ मूव करते हैं। When a glass rod is placed in steam, its length increases but its width but its width, तो देखिए क्या कह रहा है, कोई ग्लास रॉड है, सपोज दिस इज द ग्लास रॉड, कह रहा है जब इसको हम स्टीम में प्लेस करते हैं, सपोज कि ये स्टीम है, ये स्टीम है, इसमें जब हमने इस आइस रॉड को प्लेस किया, इसकी लेंथ क्या हुई, इसकी लेंथ जो है इंक्रीज हो गई। ठीक है, बट लेंथ तो इंक्रीज हो गई, इसकी विथ की अगर हम बात करते हैं चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या होगा, विथ, तो विथ भी जो है बच्चों इंक्रीज हो जाता है। व्हेन अ ग्लास रॉड इज प्लेस्ड इन स्टीम, इसका लेंथ के साथ साथ इसकी लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई भी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट। आप देख सकते हैं जितने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए के सभी जो है कंसेप्चुअल बेस्ड थे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस यूपीपीसीएस के एग्जाम में बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं, जस्ट लाइक यूपीएससी, यहाँ भी कंसेप्ट के आधार पे ही क्वेश्चंस आते हैं। उसी वाला ऑप्शन हमारा सही था बच्चों। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं, उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस को जो है हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। बहुत लंबा लेक्चर नहीं लूंगी मैं, छोटे लेक्चर्स ही हम बना रहे हैं यहाँ पे, ताकि आप इजीली जो है 10-15 क्वेश्चंस को एक बार में सॉल्व आप पढ़ सकें। और उसके बाद ध्यान रखिएगा, जब भी आप मेरा सेशन देखेंगे, उस सेशन को कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कह सकते हैं ज़रूर जा करके सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपको पता लग सके कि हाँ कितने क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व हो रहे हैं बच्चों। अगले सेशन में जो है हम नेक्स्ट एक नए क्वेश्चन के साथ सेशन को शुरू करेंगे। चलिए सेशन को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द very best wishes for your coming exams। देखिए प्लेलिस्ट में जो आपको इंडियन हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी सभी के लेक्चर्स अवेलेबल मिलेंगे, तो आप चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड जितना ज़्यादा हो सके उन लेक्चर्स को जो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच।